नमस्कार। ग्रैंड मास्टर्स टीवी इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं राजदीप आगले। आज 20 अप्रैल 2021 है और आज के दिन महाराष्ट्र के चंद्रपुर, नागपुर में, बिहार के पटना में और यूपी के लखनऊ में और अन्य सभी राज्यों के मेट्रो सिटीज़ में, गाँव में, ज़िला लेवल पर, तालुका लेवल पर सम्राट अशोक, जो बौद्ध धर्म के एक बहुत बड़े राजा सम्राट रह चुके हैं, उनकी जयंती, जन्मदिवस कोरोना के प्रतिबंधित नियमों के अनुसार बहुत सारे लोगों ने उसे सेलिब्रेट किया। आज का जो विषय है तो उसी संदर्भ में हम लोग कुछ भागों में, कुछ 3-4 भागों में हम लोग सम्राट अशोक के जीवन के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करने वाले हैं। आज का विषय के अनुसार सम्राट अशोक की जो रिसर्च है उनके ऊपर, सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप इस आर्कियोलॉजिस्ट ने सर्वप्रथम सम्राट अशोक के कोरीव लेखा शिलालेखों पर अपना रिसर्च पब्लिश किया। उसके बाद में 1901 में विंसेंट स्मिथ करके एक इंग्लिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने बड़ी डिटेल में और बड़ी विस्तृतता से सम्राट अशोक के शिलालेखों को आधार बनाकर एक विस्तृत ग्रंथ प्रकाशित किया। इस ग्रंथ के पूरी दुनिया में इसके बहुत सारे एडिशन, आवृत्ति उस समय निकाले गए, बाद में भी निकल रहे हैं, अभी तक वो निकल रहे हैं। और ये जो एडिशंस, ये जो आवृत्तियाँ निकली उस किताब की, उसने सम्राट अशोक के जीवन कार्य को और उनके बारे में राष्ट्रीय, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल तक उसकी जो उत्सुकता है लोगों में डेवलप की। उसके बाद में 1925 में भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च सेंटर जो है पूना का, उसके DR भांडारकर ने भी एक किताब लिखी। फिर 1926 में जेम्स मैकफेल ने किताब लिखी। फिर 1928 में इंटरनेशनल ऑथर RK मुखर्जी, फिर लुई लॉग वॉल। फिर 1937 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने। फिर 1946 में BM बरुआ। फिर 1952 में नीलकंठ शास्त्री और 1955 में BG गोखले। इन मान्यवरों ने उसके बारे में, सम्राट अशोक के बारे में किताबें लिखी। उसके बाद में 1956 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण हुआ। उसके पहले 1947 में जब उन्होंने संविधान लिखना शुरू किया, उस संविधान में उन्होंने सम्राट अशोक का जो अशोक चिन्ह है और उसका ये जो चिन्ह और ये जो लिया उन्होंने संविधान में, उसमें मूलतः जो है तो ये जो अपना भारत का बौद्ध सम्राट राजा अशोक के द्वारा उनका कार्यकाल, यानी ईस्वीसन पूर्व 268 से लेके ईस्वीसन पूर्व 232 के दौरान स्तंभ के शीर्ष पर सिंह चतुर्मुख ऐसे स्तंभ बनवाए गए सम्राट अशोक द्वारा। इस मूर्ति में 4 भारतीय सिंह पीठ से पीठ सटीक खड़े हैं और सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह का नाम है सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष, ऐसा पूरा नाम बनता है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह का। इसके आधार के मध्य भाग में अशोक चक्र को भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बीच की सफेद पट्टी में रखा गया है। मतलब सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष, सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, इसके बीच में मध्य भाग में जो अशोक चक्र है, उसे भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बीच की जो सफेद पट्टी है उसमें भी रखा गया है।
तो ये जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ये संविधान के दौरान ये जो अशोक भारत का राष्ट्रीय चिन्ह और भारत के राष्ट्रीय ध्वज में ये जो काम सम्राट अशोका के कार्यकाल से लिया, उसके बाद में 1956 में बाबा साहब जी के महापरिनिर्वाण के बाद एक बहुत बड़ी लाट निर्माण हुई और बहुत सारे रिसर्च करने वाले लोग दुनिया में, जो लेखक लोग हैं, साहित्यकार लोग हैं, ये बहुत बड़े पैमाने पे आगे आए कि जिन्होंने सम्राट अशोक के जीवनी के बारे में संशोधन करना शुरू किया। उसमें फिर पी एंगनबार्ड करके एक इंटरनेशनल आर्कियोलॉजिस्ट है, एफ कैरेन है, एसी सेन है, डीसी सरकार है। इन आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने और लेखकों ने, साहित्यकारों ने बहुत सारा लेखन उस पर करना शुरू किया। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो बूस्ट दिया सम्राट अशोक के जीवनी पर संशोधन करने के लिए, वो एक महत्वपूर्ण दुनिया में साबित हुआ। सम्राट अशोक के जीवन के बारे में उनके हम लोग कुछ और आगे आने वाले समय में कुछ भागों में और डिटेल आपके सामने कुछ बातें, जानकारी रखने का मैं प्रयास करने वाला हूँ। सम्राट अशोका का जो राज्य था उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करते हैं। सम्राट अशोका का जो राज्य था वो लगभग अफगानिस्तान, ईरान, इराक से लेके पूर्व में म्यांमार, जापान तक, फिर उत्तर में बांग्लादेश, अभी बांग्लादेश तैयार हुआ, उसके पहले तो बांग्लादेश नहीं था, वो पाकिस्तान का भाग था। पाकिस्तान भी अभी तैयार हुआ 1947 के बाद। तो ऊपर तक, चाइना तक ये बहुत बड़ा साम्राज्य था सम्राट अशोक का। नीचे मद्रास तक यानी चेन्नई तक वो साम्राज्य था। ये बात हम लोग को आज ध्यान में लेनी पड़ेगी। ये एक मैप है मेरे पास में, इस मैप के अनुसार ये सम्राट अशोका का राज्य था, ऐसे दिखाई देता है। इसमें ये बहुत बड़ा, अभी हम लोग इसमें ये डिटेल में इसमें और बहुत सारी बातें खोजने का हम लोग प्रयास करके आपके सामने तक लाने का प्रयास करेंगे। फिर एक मैप निकलता है सम्राट अशोककालीन भारत का उपखंड और बौद्ध धर्मीय देश। इसमें भी अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ये सभी ऐसे ये देश इसमें दिखाई देते हैं कि जो उसमें थे। हम लोगों को अभी इसके बारे में डिटेल जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं। फिर एक किताब है, इसमें भी ये डिटेल दिया हुआ है कि कैसा वो मैप था। सम्राट अशोका का जो साम्राज्य था उसका मैप ये लगभग ऐसा था। दुनिया में ये सम्राट अशोक जो है, सम्राट अलेक्जेंडर के बाद में जिन्होंने सम्राट अलेक्जेंडर को परास्त किया और खुद का साम्राज्य निर्माण किया, और वो भी सम्राट अलेक्जेंडर जैसा ही बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करने में कामयाब हुए। उनकी महानता इसमें दिखती है कि कलिंग का जो युद्ध है, कलिंग के युद्ध में बहुत बड़े पैमाने पे कलिंग जीतने के बाद में जो बहुत बड़े पैमाने पे हिंसा हुई, उसके बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म में परिवर्तन कर लिया और उन्होंने उस बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने उनकी जो लड़की थी, उनका लड़का महेंद्र और उनकी लड़की संघमित्रा, इनको उन्होंने पूरे देश और दुनिया में अनेकों देशों में उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। तो आज के लिए इतना ही। ग्रैंड मास्टर्स टीवी ये एक यूट्यूब चैनल है। आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा, आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि हम लोग इसमें और इस दिशा में काम कर सकें। धन्यवाद। आने वाले समय में, आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग सम्राट अशोक के जीवन काल के बारे में, उनके जन्म के बारे में और उनके राज्य के बारे में, उनकी नीतियाँ, पॉलिसीज़ के बारे में, उनका जो बुद्धिज़्म के प्रति उनका जो योगदान रहा है, उस योगदान के बारे में हम लोग विस्तृत से जानकारी देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।